सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा यूपी बोर्ड कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के मॉडल पेपर के बारे में। इससे पहले मैं एक वीडियो और बना चुका हूं। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो न्यूमेरिकल आएंगे मॉडल पेपर के अंदर उनका हल भी कराऊंगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, वीडियो को इसकी बिल्कुल भी ना करें। तो अब हम देखते हैं, हमने जो पहला क्वेश्चन लिया है इस पेपर के अंदर वो है आपका खंड ए। खंड ए में आपको 6 बहुविकल्प मिलेंगे जिनका आपको आंसर देना है। और ये जो आपका पेपर होता है वो 70 नंबर का होता है, क्योंकि इसके अंदर 30 नंबर की प्रयोगात्मक परीक्षा होती है। पहला क्वेश्चन देखा है, एक निश्चित दूरी r पर स्थित दो समरूप धातु के गोलों पर आवेश, एक तो है +4q, एक है -2q, गोलों के बीच आकर्षण बल आपको दे रखा है F। यदि दोनों गोलों को स्पर्श कराकर पुनः उसी दूरी पर रख दिया जाए तो उनके बीच बल कितना होगा। तो इसका आपका जो सही आंसर है वो है आपका F/8। ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से करेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे। क्वेश्चन में क्या रखा है कि एक निश्चित दूरी पर स्थित दो समरूप धातु के गोलों पर, एक गोला आपका ये हो जाएगा, एक गोला आपका ये हो जाएगा। इस पर जो आपका आवेश दे रखा है वो है आपका +4q, दूसरे पे दे रखा -2q। इनकी जो बीच की दूरी है वो आपको दे रखी है r। तो इनके बीच क्या क्या है, हम पहले निकाल लेते हैं आकर्षण बल कितना होगा। तो यहाँ पर हम लगाएंगे कूलाम का नियम। ये हो जाएगा आपका पहला आवेश, ये हो जाएगा आपका दूसरा आवेश। तो इसे हम लिख लेंगे Q1 बराबर 4q और Q2 बराबर हो जाएगा -2q। यहाँ पर हम लगाएंगे कूलाम का नियम। F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 बटे r²। ये इसका फॉर्मूला है। अब हम क्या करेंगे, इस वाले पद की जगह हम लिख लेंगे k, क्योंकि ये इतना बड़ा लिखना पड़ेगा, थोड़ा हम छोटा कर लेते हैं इसको। Q1 Q2 का मान कितना आपका, Q1 का मान है 4 और Q2 का मान कितना है -k, तो माइनस आगे लगा लेंगे और ये हो जाएगा आपका 2q और बटे में क्या आपका r²। और ये हो जाएगा F बराबर, तो ये हो जाएगा -k और ये हो जाएगा 8q² और ये हो जाएगा आपका r²। ये हो जाएगा आपका बल। अब आगे क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इन दोनों गोलों को हम क्या करेंगे, स्पर्श करके वापस वहीं रख देंगे। तो जैसे हम क्या करेंगे, इन दोनों गोलों का आपस में स्पर्श करते हैं तो इन पर जो आवेश है वो बराबर बराबर मात्रा में स्थानांतरित हो जाता है। तो आपका जो कुल आवेश होगा, कुल आवेश मिलाने के बाद, यहाँ लिख लेते हैं मिलाने के बाद कुल आवेश कितना होगा आपका, इसे हम Q से लिख लेते हैं। तो Q बराबर होगा आपका, दोनों को जोड़ देंगे 4q माइनस हो जाएगा आपका 2q। तो कितना बचेगा आपका, यहाँ बचेगा 2q। और प्रत्येक गोले पर हम क्या कर रहे हैं, बराबर बराबर स्थानांतरित हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया। तो अब जो नया आवेश होगा उसे मान लेते हैं Q3 और इसे मान लेंगे Q4। देखो 2q है तो आधा आवेश पहुंच जाएगा इस पर और आधा पहुंच जाएगा आपका इस पे, तो ये हो जाएगा आपका Q। तो यानी कि दोनों पर क्या हो जाएगा, आधा आधा Q हो जाएगा। अब हम फिर क्या करेंगे, दूरी इन्हें क्या रखा है कि दोनों गोलों को स्पर्श करके वापस हमने वहीं पर रख दिया है, तो बीच की जो दूरी है वो अपनी r ही रहेगी। तो यहाँ हम लिख लेंगे, अब हम नया बल निकालेंगे। तो F बराबर, इसे हम यहाँ पर डायरेक्ट k लगा लेते हैं, k। Q3 का मान कितना आपका Q है और Q4 का मान भी कितना आपका Q है, बटे में हो जाएगा आपका r²। तो ये बन जाएगा आपका KQ² बटे r²। इसे मान लेते हैं हम F1, ये F1 का मान हो जाएगा। और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 में अगर हम समीकरण 1 से यहाँ से इस k को और इस पूरे पद को यहीं रोक लें और 8 को हम इधर बटे में ले जाएं, तो इसका आपका जो मान निकल आएगा समीकरण 1 से वो KQ² बटे r² का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा आपका F/8 आ जाएगा। अब ये वाला मान हम यहाँ लगा देंगे, ये माइनस का है, तो F1 बराबर हो जाएगा आपका -F/8। तो ये आ जाएगा आपका जो पहला विकल्प था उसका आंसर हो जाएगा F/8, लेकिन ऑप्शन में आपको F/8 दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या रखा है, विभवांतर से त्वरित एक इलेक्ट्रॉन अनुप्रस्थ चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तथा इस पर
बल F लगता है, यदि विभवांतर को हम क्या कर दें, दोगुना कर दें, तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा √2F। ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या रखा है, एक प्रेरण कुंडली में अन्योन्य प्रेरण आपको दे रखा है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक है 4 हेनरी। यदि प्राथमिक कुंडली में 5 एम्पीयर की धारा 1/100 मतलब 1500 सेकंड में समाप्त हो जाती है, तो द्वितीय कुंडली के सिरों पर हमें क्या निकालना है, विद्युत वाहक बल निकालना है। तो इसका आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 30 किलो वोल्ट। ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे इसका सॉल्यूशन हम किस प्रकार से करेंगे। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, पहले का क्या है, एक प्रेरण कुंडली में अन्योन्य प्रेरकत्व आपको दे रखा है 4 हेनरी, तो ये हो जाएगा आपका M का मान। फिर क्या रखा है, यदि प्राथमिक कुंडली में 5 एम्पीयर की धारा है तो हो जाएगा आपका डेल्टा I1। प्राथमिक कुंडली इसलिए हम डेल्टा I1 से लिख लेंगे। समय आपको दे रखा है 1/1500 सेकेंड, और हमें निकालना है द्वितीय कुंडली में विद्युत वाहक बल। तो हमें इसमें निकालना है E2 का मान। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे। सूत्र होता है हमारा E2 बराबर -m डेल्टा I1/डेल्टा T। ये होता है हमारा फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे, m की जगह m का मान लगा देंगे। m का मान हमें दे रखा है 4, तो -4 गुणा डेल्टा I1 का मान कितना आपका 5 बटे इसका मान आपका 1/1500। तो ये हो जाएगा आपका 4 गुणा 5, 1500 पहुँच जाएगा पलटकर ऊपर, और ये आपका क्या है माइनस। इन सब की गुणा कर लेंगे तो गुणा करने पर कितना आएगा आपका 30,000। E2 का मान आ जाएगा आपका 30,000। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा जो आंसर दे रखा है ऑप्शन में वो आपका है किलो वोल्ट में। ये जो मान आपका निकल गया वोल्ट में निकल गया है। तो अब हम क्या करेंगे, 30,000 को भाग कर देंगे 1000 से, तो ये बन जाएगा आपका किलो वोल्ट। तो ये वाले 3 जीरो इससे कट जाएंगे, तो E2 का जो मान आपका निकल कर आएगा वो आएगा आपका 30 किलो वोल्ट। ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या रखा है, यदि E बराबर दे रखा है आपको 100 कोस 6 गुणा 10⁸ प्लस 4x, ये आपका क्या है कोस का कोण है, और इधर रखा वोल्ट प्रति मीटर में से निरूपित है। तो हमें क्या निकालना है, आगे क्या रखा विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण के माध्यम का हमें क्या निकालना है, अपवर्तनांक निकालना है। तो इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे, और इसका आपका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा आपका 2.4। ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन हम किस प्रकार से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर है आपका पहले का है। इसमें क्या रखा है कि E बराबर आपको दे रखा है 100 कोस 6 गुणा 10⁸ t प्लस 4x वोल्ट प्रति मीटर है। तो हमें अपवर्तनांक का मान निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, और समीकरण 1 की हम क्या कर देंगे, यहाँ पर तुलना कर देंगे। तुलना किससे करेंगे, E बराबर E0 कोस ओमेगा टी प्लस के एक्स से इसकी हम क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। तो यहाँ से ओमेगा का मान कितना आएगा आपका, ओमेगा का मान आएगा 6 गुणा 10⁸। ये जो मान है टी के गुणा में, ये आपका ओमेगा का मान है, और इनटू में आपका के का मान कितना आएगा आपका, जो एक्स के गुणा में है 4। तो हमने ओमेगा का मान निकाल दिया और के का मान निकाल दिया। अब हम निकालेंगे वेग, क्योंकि वेग के बाद ही हम क्या कर सकते हैं, इसका अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला आपका v बराबर ओमेगा बटे के। ओमेगा का मान कितना आपका 6 गुणा 10⁸, और के का मान कितना आपका 4। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो ये बन जाएगा आपका 3 गुणा 10⁸। आप क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 1.5 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये हो जाएगा वेग। अब हम क्या निकालेंगे, अब हमें इसका निकालना है अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक हम किस प्रकार से निकालते हैं, अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल को लिखते हैं c से, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे जिस माध्यम में हम निकाल रहे हैं उसकी चाल बटे में रख देते हैं, यानी कि हम v को यहाँ पर बटे में रख देंगे। तो n बराबर आपका बन जाएगा, ये c का मान कितना होता है 3 गुणा 10⁸, और v का जो मान होता है वो होता है आपका, v का मान आपको दे रखा है 1.5 गुणा 10⁸। ये वाला पद हो जाएगा कैंसिल, ये पॉइंट हटाकर ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 30/15। तो ये हो जाएगा आपका 15 से काट देंगे, 15 दूनी 30। तो इसका जो अपवर्तनांक निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका n बराबर 2।
तो ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर ले पहले का ले है आपका प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन कर रही है, आपतन कोण क्रांति कोण के बराबर है, तो अपवर्तन कोण का मान कितना होगा। तो अगर प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में चलती है, देखो सघन माध्यम बोलते हैं कांच को और विरल माध्यम बोलते हैं वायु को। तो अगर प्रकाश किरण कांच से विरल माध्यम यानी कि वायु में जा रही है, तो जो अपवर्तन कोण का मान होता है वो होता है आपका 90 डिग्री का। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन क्या रखा है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या रखा है यदि व्यतिकरण करने वाली दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात आपको दे रखा है कितना है 16:9, तो व्यतिकरण प्रतिरूप में महत्तम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात हमें निकालना है। तो इसका आपका जो सही आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका 49:1। ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन हम एग्जाम में किस प्रकार से करेंगे। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है पहले का 6 है। इसमें रखा है यदि व्यतिकरण करने वाली दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात आपको दे रखा है 16:9, तो हमें क्या निकालना महत्तम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात निकालना। और ये वाला जो क्वेश्चन आपका एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे। तो तीव्रताओं का अनुपात दे रखा है 16:9 और हमें अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात निकालना है। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें निकालना पड़ेगा इसके आयामों का अनुपात। तो एक सूत्र होता है आपका I1/I2 बराबर A1/A2 का होल स्क्वायर। इस तरह से A1 A2 को बोलते हैं हम आयाम, और तीव्रता को हम बोलते हैं I1 I2। यानी ये जो आपका मान है ये हो जाएगा I1 और ये हो जाएगा आपका I2। तो I1 का मान आपका 16 है, I2 मान कितना आपका 9। जब हम अनुपात हटाएंगे तो यहाँ पर कोई नेतांक जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम जोड़ लेते हैं x। तो 16x/9x हो जाएगा। देखो जोड़ने से कोई फायदा है नहीं, ये तो इससे कैंसिल होना ही है। A1/A2 और इसका है होल स्क्वायर। अब यहाँ बचेगा आपका 4 16 और यहाँ बचेगा 9। तो 16 को हम लिख लेंगे 4 और बटे 9 को लिख लेंगे 3 और इसका होल स्क्वायर A1/A2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और मतलब ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से A1/A2 का जो मान आपका निकल कर आएगा वो आएगा 4 और 3। ये आपका A1 का मान है, ये आपका A2 का मान है। अब हमें निकालना है अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात। तो इसके लिए आपका जो फॉर्मूला है I मैक्सिमम/I मिनिमम। मैक्सिमम बोलता है अधिकतम और मिनिमम होता है आपका न्यूनतम। तो जब हम अधिकतम का मान निकालते हैं तो दोनों आयामों को जोड़कर उसका हम वर्ग कर देते हैं। जब न्यूनतम निकालते हैं तो दोनों को घटाकर उसका वर्ग कर देते हैं। तो I1 की जो वैल्यू आपकी कितनी है 4 और A की वैल्यू कितनी है 4x 4 और A2 का मान कितना आपका 3। और इन दोनों को जोड़कर हम क्या करेंगे, इसका वर्ग कर देंगे और नीचे हम लगा देंगे 4x माइनस 3x का वर्ग। तो ये आपका बन जाएगा 4 और 3 7 7x का वर्ग और नीचे हो जाएगा आपका x का वर्ग। तो 7 का हो जाएगा आपका 49 और x का हो जाएगा x स्क्वायर और नीचे आपका क्या है x स्क्वायर। तो इससे हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ आपका बचेगा I मैक्स अनुपात I मिनिमम का जो मान आपका निकल कर आएगा वो आएगा आपका 49:1। ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखो बहुविकल्प में आपको जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो भी हमें सोल्व करके लगाने पड़ रहे हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर खंड आपका व। खंड नंबर व में क्या रखा है कि दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल की सहायता से विद्युतशीलता एप्सिलॉन का हमें V में समीकरण निकालना है। अगला क्वेश्चन आपको क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर आपका ख है 3 लोहे चुंबकीय पदार्थों के नाम हमें बताने हैं। तो 3 लोहे चुंबकीय पदार्थ आपके हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा आपका लोहा, दूसरा हो जाएगा आपका निकिल और तीसरा आपका हो जाएगा कोबाल्ट। ये सब क्या आपके लोहे चुंबकीय पदार्थ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर ग। इसमें क्या रखा है कांच में प्रकाश की चाल प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बढ़ने पर, फिर क्या रखा है नंबर 2 में प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर किस प्रकार बदलती है, निर्वात में प्रकाश की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। आगे आपको समीकरण क्वेश्चन दे रखा है किसी धातु के कार्यफलन का मान आपको दे रखा है 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। धातु की देहली आवृत्ति की हमें क्या करनी है, गणना करके दिखाना है। तो ये जो मान आपका दे रखा है ये हो जाएगा आपका W का मान और हमें निकालनी है देहली आवृत्ति।
तो देहली आवृत्ति को हम लिखते हैं V0 से। तो V0 का मान हमें इस क्वेश्चन का निकालना है। तो इसको आइए हम सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को हम एग्जाम में किस प्रकार से सोल्व करेंगे। क्वेश्चन आपको दे रखा था क्वेश्चन नंबर दूसरे का है। इसमें क्या रखा है, किसी धातु के कार्यफलन का मान आपको दे रखा है 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और हमें देहली आवृत्ति यानी कि V0 का मान निकालना है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो है आपका W बराबर HV0। ये H क्या होता है, H होता है आपका प्लांक नियतांक। यहाँ से हमें क्या करना है, V0 का मान निकालना है। तो V0 बराबर बन जाएगा आपका W बटे H, ये हो जाएगा। अब W का मान आपको दे रखा है 6.6 गुणा, अभी जो मान है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो हम क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को चेंज करेंगे किसमें, जूल में। तो यहाँ हम गुणा करेंगे 1.6 गुणा 10 की घात -19 से, क्योंकि ये इसका मान होता है। अब हम क्या करेंगे, H का मान होता है 6.6 गुणा 10 की घात -34। ये जो H का मान है वो फिक्स है, यानी कि ये कांस्टेंट वैल्यू है। ये आपको एग्जाम में दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता, तो आपको यही वैल्यू याद रखनी है। ये हो जाएगा इससे कैंसिल। तो 1.6 गुणा 10 की घात -19, जब बटे वाली घात इसे हम ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 1.6 गुणा 10 की घात, इसमें से घटा देंगे तो घटा के बचेगा आपका 15। तो ये आ जाएगी आपकी देहली आवृत्ति निकल कर, और आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। तो ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर है, इसमें क्या रखा है 7N14 पर, यहाँ पे क्या है नाइट्रोजन का परमाणु दे रखा है, पर अल्फा कण की बमबारी करने पर क्या हुआ आपका 8O17 यानी कि ऑक्सीजन परमाणु बनता है। तो कौन सा कण यहाँ से उत्सर्जित होगा, इस प्रक्रिया को लिखकर हमें क्या करना है, बताना है। तो इसकी प्रक्रिया हम किस प्रकार से लिखेंगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है दूसरे का है, इसमें क्या रखा है 7N14 यानी कि नाइट्रोजन का परमाणु है, और हम क्या कर रहे हैं, इस पर अल्फा कण की बमबारी कर रहे हैं। और अल्फा कण की बमबारी करने पर क्या हुआ आपका 8 ऑक्सीजन 17 हमें क्या हुआ, प्राप्त हुआ। तो हमें ये बताना है इसमें कौन सा कण उत्सर्जित होता है। अब देखो 7N14, अगर हम यहाँ से अल्फा कण निकाल लेंगे तो अल्फा कण हम जानते हैं वो एक हीलियम परमाणु के बराबर होता है। तो +2He4 ये होता है आपका अल्फा कण, यानी कि एक हीलियम कण के बराबर होता है। और ये आपका क्या है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन। तो जब किसी भी पदार्थ से अल्फा कण निकलता है तो हमेशा क्या बनता है आपका, हीलियम जरूर बनता है। अब हमसे क्या रखा है कि इससे क्या बना, इससे आपका जो दे रखा है क्वेश्चन में वो दे रखा है 8 ऑक्सीजन 17 ये दे रखा है। अब देखो 7 और 2 कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, और यहाँ पर आपको दे रखा है 1, मतलब 8 दे रखा है, तो यहाँ पर 1 की कमी है, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, 1 लिखा जाएगा। 14 और 4 कितना हो जाएगा आपका 18, यहाँ पर क्या लिखा हुआ 17, यानी कि यहाँ पर कितना आएगा आपका 1 आएगा। अब हमें ऐसा परमाणु देखना है जिसका परमाणु संख्या यानी कि नीचे वाला होता है Z का मान और ऊपर वाला होता है आपका A का मान, ये दोनों क्या हो, समान हो। तो ऐसा जो परमाणु होता है वो होता है आपका हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु का जो क्रमांक होता है वो होता है आपका 1H1। ठीक है, तो अभी इस अभिक्रिया में हमें जो प्राप्त होगा वो आपका हाइड्रोजन भी होगा, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्रोटॉन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या रखा है ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता एवं प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम देखते हैं खंड नंबर 6। खंड नंबर 6 में क्या रखा है, ये सभी क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के हैं। तो इसमें क्या रखा है, तीसरे का पहला है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा से आप क्या समझते हैं या क्या अभिप्राय है, इसका मान हम क्या करना है, जूल में निकालना है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो मान होता है वो 1.6 गुणा 10 की घात -19 जूल के बराबर होता है, और ये जो मान आपका होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश का मान भी होता है। आगे इसने क्या रखा है क्वेश्चन नंबर 6, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के 4 गुण हमें यहाँ पर लिखने हैं, और ये क्वेश्चन आपका क्या है 2 नंबर का है। आगे इसने क्या रखा है, एक प्रेरकीय प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा तथा वोल्टेज के बीच कलांतर क्या होता है, इस परिपथ में प्रेरण प्रतिघात का क्या करना है, हमें सूत्र भी लिखना है। यानी कि आपको जो परिपथ दे रखा है इसमें एक तो आपका है प्रेरक यानी कि L से लिख लेते हैं प्रेरण कुंडली को, और उसके बीच आपको दे रखा है धारा, उसके बीच हमारा जो कलांतर है उसका हमें क्या करना है, सूत्र लिखना है प्रेरण प्रतिघात का। आगे इसने रखा है क्वेश्चन नंबर आपका दे रखा है
प्रकाश वैद्युत प्रभाव में आपतित प्रकाश की आवृत्ति और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा के बीच हमें ग्राफ खींच के दिखाना है। और क्या रखा, ग्राफ की प्रवणता यानी कि हमें झुकाव को भी निरूपित करना है। अब आपका आता है क्वेश्चन खंड नंबर द। इस खंड नंबर द में आपको दे रखा है, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समतल वृत्ताकार कुंडली के लिए स्वप्रेरकत्व का व्यंजक हमें ज्ञात करके दिखाना है। और ये क्वेश्चन आपका क्या है, 3 नंबर का है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर आपका है चौथे का ख। एल लंबाई तथा डी व्यास के चालक के सिरों के बीच विभवांतर आपको दे रखा है। चालक में वैद्युत क्षेत्र ई तथा प्रतिरोध आर किस प्रकार प्रभावित होते हैं, जबकि आपको क्या रखा है कि वी को हम क्या कर दें, आधा कर दें, और डी को हम क्या कर दें, दुगुना। यानी कि वी आपका क्या है, विभवांतर। अगर हम विभवांतर को दुगुना कर देंगे और व्यास को आधा कर देंगे तो प्रतिरोध और क्षेत्र आपके किस प्रकार से प्रभावित होंगे। अगला क्वेश्चन आपका रखा क्वेश्चन नंबर क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आने के लिए एग्जाम में। इसमें क्या रखा है कि दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात आपको दे रखा है 1:9। यदि दोनों तरंगे व्यतिकरण करें तो परिणामी तरंग की अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का हमें क्या करना है, अनुपात निकालना है। और ये क्वेश्चन आपका क्या है, 3 नंबर का है। तो आओ इसको हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखा था आपको क्वेश्चन नंबर 4 का गया। इसमें क्या रखा है, दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात आपको दे रखा है 1:9 और हमें अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात निकालना है। तो इस क्वेश्चन को भी हम वैसे सोल्व कर लेंगे जैसे हमने विकल्प नंबर आपका 6 सोल्व किया है। तो ये हो जाएगा आपका I1, ये हो जाएगा आपका I2। तो इसको हम डायरेक्ट अगर सोल्व करना चाहें या इसको हम थोड़ा लॉन्ग कर लेते हैं, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है वो 3 नंबर में दे रखा है। तो I1/I2 बराबर होता है आपका A1/A2 का होल स्क्वायर। तो I1 का मान कितना आपका 1 और I2 का मान कितना आपका 9। अनुपात हटाएंगे तो x लगाना पड़ेगा, और x लगाने से हमें कोई फायदा यहाँ पर है नहीं, क्योंकि x तो वैसे भी कटना है। तो ऊपर लिख लेंगे 1 और नीचे लिख लेंगे 9, और यहाँ लिख लेंगे A1 और A2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे 1/3 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका A1 A2 का होल स्क्वायर। ये इससे हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ बचेगा 1/3 और यहाँ बचेगा A1 और A2। तो A1 का मान कितना आएगा आपका 1 और A2 का मान कितना आएगा आपका 3। अब हम क्या करेंगे, अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात का मान निकाल लेंगे। तो उसके लिए हम सूत्र लगा लेंगे, I मैक्स अनुपात I मिनिमम बराबर होता है, एक बार इन दोनों आयामों को जोड़कर वर्ग कर देते हैं और एक बार हम क्या करते हैं, इनको घटाकर वर्ग कर देते हैं। तो A1 + A2, A1 का मान कितना आपका 3 और A2 का मान, A1 का मान है 1 और A2 का मान है 3। तो 1 + 3 का वर्ग और 1 - 3 का वर्ग। तो ऊपर हो जाएगा आपका 4, 4 का हो जाएगा आपका 16, नीचे हो जाएगा आपका 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4। तो ये इससे हो जाएगा कैंसिल। तो इसका जो मान आपका निकल कर आएगा वो आएगा आपका 4:1। तो ये आ जाएगा आपका I मैक्सिमम और I मिनिमम की वैल्यू। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर घ है, एक प्रकाश किरण निर्वात से n अपवर्तनांक के माध्यम में जाती है। यदि आपतन कोण अपवर्तन कोण का क्या हो, दुगुना हो, तो अपवर्तन कोण का मान हमें क्या करना है, n के पदों में निकालना है। आगे आपको समीकरण दे रखा है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। ये तो क्वेश्चन आपका भाई बहुत ही मोस्ट है आने के लिए एग्जाम में, 100% आपका आने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे रखा आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण हमें लिखना है। आइंस्टीन का जो प्रकाश वैद्युत समीकरण है वो आपको क्या होता है, 1/2 mv² बराबर hv - v0। इस तरह से इसका समीकरण होता है आइंस्टीन का। फिर क्या रखा, किसी धातु के लिए जब आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य आपको दे रखी है λ1 और निरोधी विभव आपको दे रखा है v1, लैम्डा आगे रखा तरंग दैर्घ्य λ2 और निरोधी विभव अगर रखा v2 है, तो प्लांक नियतांक के लिए क्या करना है, हमें सूत्र का निगमन करके दिखाना है। आगे आपको क्वेश्चन क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर है आपका 5वें का क। इसमें क्या रखा है, एक ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली से कितनी धारा ली जाती है जो 220 ओम प्रतिरोधक के एक मशीन को चलाने के लिए 220 वोल्ट को क्या कर रही है, 22 वोल्ट में परिवर्तित करती है। तो इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे, आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है 5वें का है क। यह है क्वेश्चन नंबर आपका 5वें का क।
तो इसमें क्या रखा है कि एक ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली में से कितनी धारा ली जाती है जो 220 ओम के प्रतिरोधक के एक मशीन को चलाने के लिए 220 वोल्ट को 200 वोल्टेज में कन्वर्ट कर रही है, यानी कि वोल्टेज घटा रही है। तो यहाँ पर मैंने ट्रांसफार्मर का डायग्राम बना रखा है। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, 220 वोल्टेज दे रहे हैं और बाहर कितने वोल्टेज निकल रहे हैं, केवल आपके 22 वोल्टेज निकल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपका ट्रांसफार्मर है वो अपचाई ट्रांसफार्मर है, क्योंकि ये वोल्टेज को क्या कर रहा है, घटा रहा है। ये आपकी क्या है, प्राथमिक कुंडली है, ये आपकी क्या है, द्वितीय कुंडली है। तो प्राथमिक कुंडली में धारा हमने मान ली I1, इसे मान लिया हमने I2। यहाँ पर आपको जो वोल्टेज दिए रहे हैं प्राथमिक कुंडली को वो है 220 वोल्टेज, और यहाँ से जो निकल रहे हैं वो केवल 22 वोल्टेज निकल रहे हैं। अब यहाँ पर आपको जो प्रतिरोध दे रखा है वो आपको दे रखा है 220 वोल्ट, तो इसको मैंने यहाँ पर प्रतिबाधा यानी कि Z से लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पर धारा कितनी है। तो I2 का मान हम निकाल लेते हैं। तो I2 बराबर आपका होता है E2 बटे Z यानी कि प्रतिबाधा। तो इसका मान आपको दे रखा है कितना, 22, और Z का मान कितना आपका 220 है। तो ये इससे हो जाएगा कैंसिल, मतलब ये पूरा पूरा यहाँ से कट जाएगा 10 बार। तो 1/10 यानी कि 0.1 ये आ जाएगी आपकी द्वितीय कुंडली में धारा निकल के। अब हम निकालेंगे परिणमन अनुपात। तो परिणमन अनुपात का जो सूत्र होता है वो होता है आपका E2 बटे E1 बराबर I1 बटे I2, ये होता है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, I1 का मान निकालेंगे। ठीक है, तो I1 का मान हम किस तरह से निकालेंगे। अब E2 का मान हमारे पास कितना है, E2 का मान हमें दे रखा है कितना, 22, तो यहाँ पर हम लगा देंगे 22। E1 का मान आपको दे रखा है 220, I1 हमें निकालना है, I2 का मान हमने निकाल दिया 0.1 आया है। अब ये इससे कट जाएगा 10 बार, तो 1/10 बराबर हो जाएगा आपका I1 बटे 0.1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो I1 बराबर बन जाएगा 0.1 बटे में कितना आपका 10 से जब हम इसे भाग करेंगे तो ये कितना आएगा आपका भाग करने पर 0.01। तो प्राथमिक कुंडली में जो धारा प्रवाहित होगी वो 0.01 एम्पियर की धारा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5वें का है आपका ख क्वेश्चन। इसमें क्या रखा है, 30 वोल्ट शिखर मान का प्रत्यावर्ती धारा स्रोत एक जर्मेनियम डायोड 400 ओम प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। डायोड का अग्र प्रतिरोध आपको दे रखा है 220 ओम और रोधक वोल्टेज आपको दे रखा है 0.3 वोल्ट। डायोड में शिखर धारा तथा लोड के सिरों पर शिखर वोल्टेज हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। यदि डायोड को आदर्श मान ले तो तब ये इसके मान क्या होंगे, हमें ये बताना है। ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर का दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम ऊर्जा स्तर में इसका जो मान दे रखा है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। द्वितीयक उत्तेजित अवस्था में किसी इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या होगी। फिर क्या रखा अगला क्वेश्चन में, यदि इलेक्ट्रॉन द्वितीय उत्तेजित अवस्था से प्रथम उत्तेजित अवस्था में कूदता है तो स्पेक्ट्रम रेखा की तरंग दैर्ध्य हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। फिर क्या रखा है, परमाणु को आयनित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की क्या करनी है, हमें गणना करनी है। अब हम क्वेश्चन रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या रखा है, वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के मुख्य भागों की हमें उन मुख्य भागों को उनकी तरंग दैर्ध्य परास के साथ लिखना है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक वैद्युत द्विध्रुव आपको दे रखा है 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में 30 डिग्री कोण पर रखा हुआ है। तो उस पर आपका क्या है, 6 × 10⁻24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है। तो वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की क्या करनी है, हमें गणना करनी है। तो ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका E का मान, और ये आपका जो है हो जाएगा थीटा का मान, और आगे अगर रखा 6 × 10⁻24 न्यूटन मीटर, ये हो जाएगा आपका टो का मान, और हमें यहाँ से निकालना है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि P का मान। तो इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे, आइए मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। अगला क्वेश्चन आपको रखा है 5वें का है। इसमें क्या रखा है, एक वैद्युत द्विध्रुव 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में 30 डिग्री के कोण पर है। तो हो जाएगा आपका थीटा की वैल्यू। आगे क्या रखा कि उस पर 6 × 10⁻24 न्यूटन मीटर, ये हो जाएगा आपका टो का मान। हमें क्या निकालना है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे। हमारा सूत्र होता है टो बराबर होता है PE sin थीटा।
ये इसका होता है फॉर्मूला। अब P का मान हमें निकालना है, टो का मान हमें दे रखा है कितना, 6 गुणा 10 की घात माइनस के 24। P का मान हमें निकालना है, E का मान है 10 की घात 5 और थीटा का मान हमें दे रखा है, थीटा का मान हमें जो दे रखा है वो दे रखा है आपका 30 डिग्री। तो यहाँ पर हम लगा देंगे साइन 30 लगा देंगे। अब 6 गुणा 10 की घात माइनस 24, इस घात को हम बटे में ले आएंगे तो यह आएगी आपके 10 की घात 5 बराबर बचेगा P और गुणा साइन 30 का मान लगा देंगे। तो साइन 30 का मान होता है आपका 1/2। इस 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले 2 6 से, तो बन जाएगा आपका 6 दूनी 12। तो 12 गुणा 10 की घात माइनस 24 और बटे वाली घात को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगी आपकी माइनस, और ये आपका P। तो P बराबर आपका बन जाएगा है 12 गुणा 10 की घात माइनस के 29 और इसका जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम मीटर। तो ये आ जाएगा आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकल कर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर खंड नंबर आपका आता है ये आपके सभी के हैं 5-5 नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या रखा है कि एक AMU द्रव्यमान के तुल्य ऊर्जा MeV में ज्ञात करनी है। तो मैं आपको इसका डायरेक्ट मान बता देता हूँ। इसका जो मान आपका निकल कर आता है वो 931 MeV यानी कि मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर निकल के आता है। आगे इसने क्या रखा है, श्रेणी अनुनादी परिपथ में आवृत्ति परिवर्तन तथा धारा परिवर्तन का वक्र हमें दर्शाना है। या तो आप ऊपर वाला क्वेश्चन कर दें या आप इसी का क्या रखा है ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। आगे इसने यहाँ पर जोड़ रखा है इसी क्वेश्चन में कि एक रेडियो में 800 किलो हर्ट्ज से 1200 किलो हर्ट्ज तक आवृत्ति परास, तो आवृत्ति आपका हो जाएगा F1, ये हो जाएगा F1, ये हो जाएगा आपका F2। आगे अगर रखा है वाली रेडियो संचरण बैंड समस्वरित की गई यदि इसके परिपथ में स्वयं प्रेरकत्व आपको दे रखा है 200 माइक्रो हेनरी हो तो परिवर्ती धारिता वाले संधारित्र की धारिता का हमें क्या करना, परास निकालना है। अगला क्वेश्चन आपको रखा है क्वेश्चन नंबर आपका 7, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आने के लिए। किरचॉफ की नियम की सहायता से व्हीट स्टोन सेतु की संतुलित अवस्था में उसकी भुजाओं के प्रतिरोधों के बीच संबंध का हमें क्या करना है, व्यंजक स्थापित करके दिखाना है। तो इसका जो डायग्राम बनता है वो आपने सभी ने पढ़ रखा होगा। इसका जो डायग्राम बनता है वो इस तरह से बनता है। एक समांतर चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाओं में आपके 4 प्रतिरोध जुड़े होते हैं श्रेणी क्रम में। बीच में यहाँ पर आपका एक लगा रहता है धारामापी और इन सिरों का जो संबंध होता है एक यहाँ पर बैटरी से कर देते हैं। इस प्रकार का इसका डायग्राम बनता है। इसके अथवा में आपको क्वेश्चन दे रखा है एम्पियर के परिपथ नियम की सहायता से मैक्सवेल द्वारा व्यापीकरण समीकरण हमें लिखना है। दिखाइए कि संधारित्र को आवेशित करने की प्रक्रिया में संधारित्र की प्लेटों के बीच उत्पन्न धारा का मान आपका ये होता है, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। जहां इसने कर रखा है जहां जो आपका लैम डेल फाई ई का मान है, फाई ई जो है वो संधारित्र की प्लेटों को आवेशित करने के लिए उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स है। अब आगे आपको क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या रखा है अन्योन्य प्रेरकत्व की परिभाषा दीजिए। दो समाक्ष परिनालिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक प्राप्त कीजिए। समीप रखी कुंडलियों के एक युग्म का अन्योन्य प्रेरकत्व आपको दे रखा है 1.5 हेनरी। यदि एक कुंडली में 0.5 सेकंड में धारा शून्य से कितनी हो गई 20 एम्पियर परिवर्तित होती है तो दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में हमें परिवर्तन निकालना है। तो आइए मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ, इसको हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे। 8वें में क्वेश्चन में क्या रखा है कि अन्योन्य प्रेरकत्व की हमें परिभाषा देनी है और उसके आगे आपको क्वेश्चन जोड़ रखा है कि समीप रखी कुंडलियों के एक युग्म का अन्योन्य प्रेरक होता है आपका एम का मान 1.5 हेनरी। फिर क्या रखा है कि 0.5 सेकंड में तो हो जाएगा आपका डेल्टा टी का मान। फिर क्या रखा है कि धारा जो है वो शून्य से कितनी होगी 20 एम्पियर, यानी कि धारा क्या है बढ़ रही है। तो डेल्टा आई का जो मान हो जाएगा हम क्या करेंगे I2 में से घटा देंगे I1, तो 20 में से घटा देंगे 0 तो कितना बचेगा आपका 20 एम्पियर की हो जाएगी आपकी धारा हो जाएगी। आगे इसने क्या रखा हमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन निकालना है। तो इसके लिए आपका जो फॉर्मूला है वो है आपका डेल्टा फाई बराबर होता है एम डेल्टा आई, ये होता है। तो m का मान आपको दे रखा है 1.5 और डेल्टा फाई का जो मान डेल्टा आई का मान कितना है आपका 20। पॉइंट हटाकर नीचे एक 0 बढ़ा लेंगे, ये 0 हो जाएगा इससे कैंसिल, तो यहाँ बचेगा आपका 15 गुणा 2 यानी कि हो जाएगा आपका 30 वेबर का क्या होगा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा।
अगर आपसे ये वाला क्वेश्चन नहीं होता है तो इसके अथवा में आपको एक क्वेश्चन और दे रखा है, व्यतिकरण का क्या अर्थ होता है। व्यतिकरण तरंगें आपको दे रखी है, ये 2 तरंगें दे रखी हैं। व्यतिकरण के कारण उत्पन्न परिणामी तरंग की तीव्रता का हमें क्या करना है, सूत्र का निगमन करके दिखाना है। जहां आपको क्या रखा है कि A1 का मान 5 है, A2 का मान 3 है, तो परिणामी तरंग की अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात निकाल के दिखाइए। तो इतने न्यूमेरिकल को हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे, मैं आपको आइए दिखा देता हूं उसका सॉल्यूशन किस प्रकार से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या रखा है, किसी वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय यानी कि अनुदैर्ध्य पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का हमें क्या करना है, सूत्र का निगमन करना है। आपकी जो अक्षीय और निरक्षीय स्थिति है फिजिक्स के अंदर आपके 2 चैप्टरों में, एक तो चैप्टर नंबर 1 में और एक आपके चैप्टर नंबर 2 में। तो हमें जो यहाँ पर स्थिति सिद्ध करके दिखानी है वो विभव के बराबर करनी है, यानी कि V बराबर हमें फॉर्मूला यहाँ पर सिद्ध करना है। अगर यहाँ पर विभव की जगह तीव्रता होता तो हम E बराबर सिद्ध करते। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, तो एग्जाम में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, और दोनों ही क्वेश्चन आपके आने के लिए एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आगे हम क्वेश्चन क्या रखा है, इसके अर्थों में क्या रखा है, PN संधि डायोड को पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में कैसे प्रयुक्त करते हैं, सरल परिपथ बनाकर इसकी कार्यविधि समझाइए। निवेशी तथा निर्गत तरंग के रूप में हमें क्या करना है, इसे प्रदर्शित करना है। और आपके दोनों ही जो क्वेश्चन हैं ये समझ लीजिए आपके आने के लिए एग्जाम में 100% मोस्ट हैं, 100% मोस्ट हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया फिजिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जितने भी न्यूमेरिकल मैंने आपको इस वीडियो के अंदर कराए हैं आप उनका एक बार रिवीजन जरूर कर लें। तो आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।